इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलराउश लॉ। ठीक है, कोलराउश लॉ से करने से पहले अगर आपको कल अपने जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी की थी इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने कोलराउश लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। कोलराउश लॉ क्या है? तो कोलराउश ने क्या किया कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आपको पता है कि अपने लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं और लैम्डा ई से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, दोनों से डिनोट किया जा सकता है। उसने क्या किया कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर रूट है इसके बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट जो उन्होंने किया, एक तो किया केसीएल के लिए और एक किसके लिए किया? अपने एसिडिक एसिड के लिए। मतलब दो एग्जांपल ले लें। केसीएल हमारे पास कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिडिक एसिड कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर कोलराउश ने अपने को यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जो कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर रूट है इसके बीच में उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उन डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, और इस ग्राफ के बेस पर उन्होंने क्या किया कि एक अपने को इक्वेशन दी। ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास कोलराउश की? वो इक्वेशन दी। ठीक है, तो इस ग्राफ के बेस पर उन्होंने ये इक्वेशन दी और इस इक्वेशन में अपने देख सकते हैं कि जो b है, b क्या चीज़ है हमारे पास? कांस्टेंट है विच रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, c हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन है और जो लैम्डा c जो लिया गया है अपने पास या जो लैम्डा e जो ली गई है वो हमारे पास क्या है? जो अपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं और लैम्डा इन्फिनिटी हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी कंसंट्रेशन के ऊपर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ली गई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इस टाइप का एक ग्राफ प्लॉट किया। ये जो ग्राफ था ये प्रैक्टिकली ग्राफ था। ये जो अपने को इक्वेशन बनकर आई वो इक्वेशन कैसी थी? प्रैक्टिकल इक्वेशन है। इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के बेस के ऊपर उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, सी कंसंट्रेशन के ऊपर अपने लैम्डा की वैल्यू ली गई और इन्फिनिटी कंसंट्रेशन पर लैम्डा की वैल्यू ली गई। दो अलग अलग ली गई है हमारे पास। ठीक है, तो इन्होंने ये जो अपने को इक्वेशन दे रहा है वो इक्वेशन इनको जैसे ये प्रैक्टिकल इक्वेशन है, इनका मैथमेटिकली कुछ इसका अपने पास इसमें मैथमेटिकली आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने इस इक्वेशन को इन्होंने बनाया तो इस इक्वेशन को अपने इसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता है। या आप इसको कह सकते हैं कि इसको अगर कोई इसके ऊपर प्रिंसिपल अलाउ करें तो इसके ऊपर कोई प्रिंसिपल अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर अपने पास डिबाई हक्कल और ऑनसेगर एक साइंटिस्ट आए। तो डिबाई हक्कल और ऑनसेगर इक्वेशन ने इसी जो इन्होंने जो इक्वेशन दी थी कोलराउश ने उनको इन्होंने मैथमेटिकली फॉर्म में इनको इन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया और मैथमेटिकल फॉर्म में इन्होंने जो इक्वेशन दी वो क्या दी? लैम्डा सी। ठीक है, इक्वेशन उन्होंने क्या दी? लैम्डा सी। मतलब लैम्डा की वैल्यू कब ली गई? एक जो फिक्स कंसंट्रेशन पर लैम्डा की जो वैल्यू ली गई है इक्वल लैम्डा इन्फिनिटी डायल्यूशन पर जो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? माइनस अपने पास यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको इक्वेशन। तो ये इक्वेशन अपने को ऑनसेगर इक्वेशन आप इसको नाम देते हैं, ऑनसेगर इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो डी है वो डी क्या चीज़ है हमारे पास? डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है। डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है हमारे पास यहाँ पर? डी हमारे पास जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की हमारे पास क्या हो जाती है? सॉरी, जो डेंसिटी नहीं है डी हमारे पास जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के लिए जो डी लिया गया है हमारे पास वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो डी क्या चीज़ है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। जो नीटा है वो क्या है? विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। नीटा हमारे पास क्या है? विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। टी हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर है। केल्विन में जो टेम्परेचर है उसको क्या लिया गया है? केल्विन में इसको लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको सारी वैल्यू जो इसमें आपने को यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, और तो इस इक्वेशन को उन्होंने जो ऑनसेगर इक्वेशन आपने इसको नाम देते हैं। तो जो ये ऑनसेगर इक्वेशन है इस ऑनसेगर इक्वेशन को अपने पास यहाँ पर जो ये ग्रुप है इन ग्रुप को अपने ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्होंने ऑनसेगर में इसको रिप्रेजेंट किया। ये जो पूरा ग्रुप है इस पूरे ग्रुप को इन्होंने किसे रिप्रेजेंट कर दिया? ए से, और इस पूरे ग्रुप को इन्होंने किसे रिप्रेजेंट कर दिया? बी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया।
तो ये हमारे पास मैथमेटिकली प्रूव्ड इक्वेशन आ गई। किस तरह से बनी है ये हमारे सिलेबस में इस इक्वेशन को नहीं रखा गया है, सिर्फ अपने को यहाँ पर ऑनसेगर इक्वेशन कौन सी है तो ऑनसेगर इक्वेशन के बारे में अपने को पता होनी चाहिए। ये हमारे पास कौन सी ऑनसेगर इक्वेशन की फॉर्म में अपने पास यहाँ पर वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ से अपने जो मेन जो चीज़ है हमारे को, आपको दोनों इक्वेशन बता दी, कोलराउश इक्वेशन बता दी, इक्वेशन बता दी, किस तरह से बनी ये हमारे सिलेबस का पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या है कि कुछ इन्होंने इससे कुछ जो ग्राफ है, इस ग्राफ से उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने देखी। वो क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं वो तो अपने देखते हैं कि जैसे जो अगर कंसंट्रेशन को अगर कम रखते हैं तो कम कंसंट्रेशन पर अगर भले वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर अपने देखा जाए तो आप यहाँ पर देखते हो कि जैसे जैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ प्लॉट किया है तो इस ग्राफ के अंदर आपको कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंसंट्रेशन एक्सिस के क्या है, पैरेलल ये जो ग्राफ अपने को मिल रहा है। लेकिन यही ग्राफ अगर किसके लिए देखा जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन में चेंज करने पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन में चेंज करने पर आपको जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपको कोई ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही है। ये इस ग्राफ से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे अपने डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट तो आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। भले ही ऊपर को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी आप देख सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डाइल्यूशन करने पर वो इंक्रीज होगी, वो कल भी अपने बात कर रहे थे या लास्ट लेक्चर में भी अपने बात कर रहे थे कि जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर जो इक्विवेलेंट या जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर फिर वो इंक्रीज होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। देखते हैं यहाँ पर कि इन्फिनिटी डाइल्यूशन मतलब जो कंसंट्रेशन को अपने कितना मान लिया, जीरो मान लिया अपने पास। यहाँ पर देख सकते हैं कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी, वाई एक्सिस पर अपने देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन जीरो होगी। यहाँ पर ये जो अपने पास मोलर या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इसको अपने क्या नाम दिया, इन्फिनिटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपने नाम दिया। मींस अब यहाँ पर कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस अपने कंडक्टिविटी को अपने क्या नाम दे दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नाम दे दिया। मींस अब आपके पास यहाँ पर और ज़्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। मींस आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्या हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, वो सब्सटेंस आगे और ज़्यादा आयोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो मेन जो इसका लॉजिक है वो अपने को देखने को इसमें मिल रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो डिसोसिएशन की जो वैल्यू है या जो आयनाइजेशन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है। अगर इसमें अपने जैसे कोई भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्या है, डिसोशिएट हो रहा है या वो क्या हो रहा है, आयनाइज्ड हो रहा है, तो डिसोशिएट या जो आयनाइज्ड हो रहा है वो कितनी हो रही है, तो उसको अपने किससे एक्सप्लेन करेंगे, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे अपने पास, जिससे अपने डिसोशिएट होने वाले कंपाउंड की या आयनाइज होने वाले कंपाउंड की वैल्यू को अपने क्या किया जा सकता है, यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। तो डिसोसिएशन की वैल्यू को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला बन गया लैम्डा सी। लैम्डा सी का मतलब क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन पर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इन्फिनिटी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये अपने पास आ गया, इसको ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये अपने ले लिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की या मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, यहाँ पर आप ई भी ले सकते हैं और एम भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिसोसिएशन आपने वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो किस पर निकाल रहा है, कोई भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, और इन्फिनिटी कंसंट्रेशन पर मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है। तो इन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को अपने क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन वैल्यू बोला जाता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना यहाँ पर डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इससे अपने क्या डिसोसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपने ग्राफ से जो मेन चीज़ ये पता लगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर इसकी इक्विवेलेंट या जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें आपको ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको ये चेंजिंग क्या है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। इसके अंदर अपने कोलराउश का जो लॉ करते हैं, कोलराउश का एक्चुअल रूल क्या दिया था वो तो अपने बात ही नहीं की यहाँ पर। तो क्या कहता है, कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन।
ये कोलराउश का लॉ है। ये लॉ इसने क्यों दिया कि अपने पास यहाँ पर देखेंगे मैं कोलराउश ने ग्राफ प्लॉट किया था इसके अंदर रूट सी में और लैम्डा ई में जो ग्राफ प्लॉट किया था, तो एक तो ग्राफ आपके पास इस टाइप का आया था और एक ग्राफ आपके पास ये आया था। ये किसके लिए आया था अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए था हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने देखते हैं कि यहाँ पर लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो कोलराउश के ग्राफ से अपने अगर लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता। इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपने लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक्चुअल में जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का जो रूल है वो एक्चुअल में वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंफिनिटी डायल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब वो कैसे दिया गया इसको अपने समझने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया गया इसमें लिया गया इलेक्ट्रोलाइट विद सेम एनायन, ठीक है। जैसे हम KCl और NaCl दोनों में जो एनायन है वो क्या है, सेम है। इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंफिनिटी डायल्यूशन पर जो है वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में जो दी गई है, जो KCl की है वो 149.86 है और NaCl की कितनी है 126.45 है। दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस कितना है 23.4 डिफरेंस है। इसी तरह से अगर सेम कैटायन लेते हैं तो सेम कैटायन के लिए हमारे पास देख सकते हैं कि अगर कैटायन हमारे पास सेम है, जैसे KCl KBr और KCl में देखें दोनों में कैटायन हमारे पास सेम है, तो कैटायन जब सेम लिया जाए तो KBr के लिए वैल्यू 151.92 और KCl के लिए 149.86। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.06 का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्या बताना चाहता है, ये डिफरेंस आपको बताना क्या चाहता है कि अगर अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट में एक कॉमन आयन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर देखो कॉमन आयन कौन है, जो एनायन है वो एनायन क्या है हमारे पास कॉमन है, और यहाँ पर जो कैटायन है वो कैटायन क्या है हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो पहले में एनायन कॉमन है और दूसरे में क्या है हमारे पास कैटायन क्या है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो कॉमन आयन वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जब इंफिनिटी डायल्यूशन पर आप मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू को अगर फाइंड करते हैं तो उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा क्या होता है कांस्टेंट आता है। डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा हमारे पास कांस्टेंट आएगा। इट मींस इसके अंदर आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंस हमेशा ही क्या आएगा कांस्टेंट ही आएगा, उसके अंदर आपको कोई और चेंज आपको देखने को उसके अंदर नहीं मिलेगा। कांस्टेंट कैसे आएगा, जैसे मैंने एक कैटायन का एग्जांपल आपको लिया, इसी तरह से अगर आपने KBr और NaBr का एग्जांपल ले, यहाँ पर ही अगर मैं एक एनायन के एग्जांपल से समझता हूँ, जैसे यहाँ पर तो KCl और क्या ले रखा है NaCl ले रखा है, दूसरा मैंने क्या लिया KBr और दूसरा क्या ले लिया NaBr लिया। तो यहाँ पर देखो अपने पास दोनों के अंदर एनायन फिर क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। लेकिन पहले क्या था KCl था, Cl की जगह मैंने क्या ले लिया Br ले लिया। तो इस समय अगर वैल्यू देखी जाए KBr के लिए जो वैल्यू आती है हमारे पास वो 151.91 आती है, इसकी वैल्यू कितनी है 151.91 है KBr के लिए, ठीक है। और NaBr के लिए जो वैल्यू आ रही है वो है 128.51। अब इन दोनों में भी अगर डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस कितना आ गया 23.4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने यहाँ पर आयन चेंज कर दिए, एनायन चेंज कर दिए। पहले हमारे पास क्या था KCl और NaCl था, सेकंड टाइम हमारे पास क्या हो गया KBr और क्या आ गया NaBr आ गया। तो दोनों में अगर दोनों की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इन्फिनिटी डायल्यूशन पर वो वैल्यू तो चेंज है, लेकिन जो कैटायन और एनायन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। दोनों एग्जांपल में अपने को जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, अपने को सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा आपके पास यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो इसी के बेस पर कोलराउश ने यहाँ पर एक रूल दिया, उसने क्या कहा कि जो इन्फिनिटी डायल्यूशन पर, ठीक है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। वो कांस्टेंट कब होगा उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट में जब इन्फिनिटी डायल्यूशन अगर अपने कर देते हैं तो इन्फिनिटी डायल्यूशन पर जो ईच आयन है, भले वो कैटायन है या वो एनायन है, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, एक अलग सी होगी। उसकी जो कंडक्टिविटी है
वो उसके साथ जुड़ा हुआ आयन कौन सा उसके ऊपर उसकी डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर अपने पास यहाँ पर बात करें इन्फिनिटी डायल्यूशन कर दिया जाए तो इन्फिनिटी डायल्यूशन पर जो Cl है वो Cl अपनी अलग से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी शो करेगा, K अलग से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपने कहते हैं इन्फिनिटी डायल्यूशन करने पर अपने कहते हैं कि जो कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? आयनाइज्ड हो जाता है। तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया, दोनों के बीच का गैप बहुत बढ़ गया, तो एक के ऊपर दूसरे की वैल्यू का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या हो गया? फ्री हो गया। तो फ्री होने पर वो ये कहा कोलराउश ने कि वो आयन क्या फ्री है, वो अपनी अलग से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो कर सकता है। उसके साथ आयन कौन सा जुड़ा हुआ है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे यहाँ पर KCl पोटेशियम के साथ Cl जुड़ा है या पोटेशियम के साथ Br जुड़ा हुआ है, तो पोटेशियम के साथ कौन सा आयन जुड़ा हुआ है वो चीज यहाँ पर वैल्यू नहीं रखती है कि उसके साथ आयन अपने कौन सा जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रूल है वो रूल क्या हो जाता है हमारे पास, जो इन्फिनिटी डायल्यूशन पर इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर इसके लिए अपने पास रूल बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर ऑब्जर्वेशन कोलराउश ड्रॉन द कंक्लूजन दैट एवरी आयन हैज अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द टोटल molar conductivity of an electrolyte, and second every ion has a definite contribution toward the total molar conductivity on the electrolyte, और second अपने कह सकते हैं यहाँ पर it does not depend upon the nature of ion associated with it, that is the contribution is independent to the nature of the ions associated with it। ठीक है, तो ये हमारे पास कोलराउश का जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का रूल बन जाता है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हर कोई आयन है वो आयन अपनी एक अलग से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो करेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ उसका जो कॉमन जो इसके साथ वाला जो आयन है उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये अपने पास कोलराउश का अपने पास इन्फिनिट जो अपने कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का क्या आ जाता है हमारे पास रूल बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने कहा जा सकता है कि जो कोलराउश के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि इन्फिनिटी डायल्यूशन जब करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इस कंडीशन में दोनों आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो आयन क्या हो जाता है, इंडिपेंड हो जाता है, और इंडिपेंड होकर जो इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है उस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर अपना अलग से रोल प्ले करता है। अब ये कैसे अपना रोल प्ले करता है, तो अपने यहाँ कह सकते हैं कि जो लैम्डा इन्फिनिटी है वो क्या हो गया, लैम्डा इन्फिनिटी कैटायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एनायन। तो ये हमारे पास इसका जो कोलराउश का जो अपने कह दिया कि जब इसको अपने बहुत ज़्यादा इसको डाइल्यूट कर देते हैं तो डाइल्यूट करने पर जो टोटल हमारे पास इन्फिनिटी डायल्यूशन पर जो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ रही है वो इक्वल कंडक्टिविटी किन दोनों के टोटल है, वो कैटायन की इन्फिनिटी डायल्यूशन पर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की इन्फिनिटी डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी दोनों का सम हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर जो कोलराउश के रूल के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर कहा जा सकता है। मीन्स हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इन्फिनिटी डायल्यूशन पर कैटायन और एनायन दोनों अलग से मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो करते हैं, उसके साथ जो जुड़ा हुआ आयन है वो अपने उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल से अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर आ गया Al2SO4 थ्राइस अपने पास एग्जांपल आ गया। तो अपने को यहाँ पर इस एल्यूमिनियम सल्फेट की इन्फिनिटी डायल्यूशन पर मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करने का अपने पास जो तरीका हो गया वो क्या होगा हमारे पास, तो इसका क्या होगा, इन्फिनिटी डायल्यूशन पर अपने माना गया कि ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, और एल्यूमिनियम सल्फेट कंप्लीटली आयनाइज्ड होकर अपने को क्या देगा, अपने को इन्फिनिटी डायल्यूशन पर अपने को Al+3 आयन और प्लस अपने को क्या दे देगा 3 सल्फेट आयन। तो अपने यहाँ पर क्या कर देंगे, अपने को यहाँ पर क्या देगा वो
दोनों की वैल्यू दे देगा, एल्यूमिनियम आयन की वैल्यू दे देगा और सल्फेट आयन की वैल्यू दे देगा। इन दोनों वैल्यू को अपने क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे और टोटल करके अपने इनके क्वेश्चन को अपने क्या कर सकते हैं, या इनकी वैल्यू को अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने को एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको देते हैं और इसके फॉर्म में देकर आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके ऊपर अकॉर्डिंग मैंने आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द लैम्डा एम इन्फिनिटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को निकालना है कब, इन्फिनिटी डायल्यूशन पर, ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको यहाँ पर डाटा क्या दिया गया, इन्फिनिटी डायल्यूशन पर मैग्नीशियम आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपको ये दे रखी है, और इन्फिनिटी डायल्यूशन पर जो क्लोराइड आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपको ये दे रखी है। दोनों की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। आपको निकालना क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी मैग्नीशियम क्लोराइड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी अपने पास मैग्नीशियम आयन प्लस 2 लैम्डा इन्फिनिटी सी माइनस, तो आपको ये दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है अपने को, मैग्नीशियम आयन की जो वैल्यू दे रखी है 106.1, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स दे रखी है, प्लस 2, क्योंकि अपने अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आयनाइज करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड के आयनाइजेशन से आपको मैग्नीशियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन आपको मिलते हैं। तो प्लस अपने क्या 2 × 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर एग्जाम में इस तरह के आपको क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो अपने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक है डिटर्मिनेशन, एप्लीकेशन है ये इसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनिटी डायल्यूशन पर। तो अपने जो कोलराउश का जो एक्स्ट्रा फ्लोटिंग जो कर्व अपने बनाया था, उस एक्स्ट्रा फ्लोटिंग कर्व से अपने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इन्फिनिटी डायल्यूशन पर मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया गया था, तो अपने क्या करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इन्फिनिटी डायल्यूशन पर अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने पास बताया कि जो एसिटिक एसिड है, वो एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसकी वैल्यू को अगर अपने फाइंड आउट करना चाहते हैं, एसिटिक एसिड की वैल्यू को अगर अपने यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहें, तो एसिटिक एसिड की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड को अगर अपने आयनाइज करते हैं तो इसके आयनाइजेशन से अपने को जो मिलता है वो क्या मिलता है, अपने को एसिटेट आयन मिलेगा अपने को, और प्लस क्या मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो अपने कहते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज तो हो नहीं सकता है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, कुछ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने कौन सा लिया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक तो ले लिया HCl। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसके आयनाइजेशन से H पॉजिटिव और अपने को क्या मिलता है, Cl नेगेटिव मिलता है। एक मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सोडियम एसिटेट ले लिया। तो सोडियम एसिटेट का जो आयनाइजेशन किया तो मेरे पास एसिटेट आयन मिला और साथ में क्या मिल गया अपने को, सोडियम आयन मिल गया। और एक मैंने यहाँ पर क्या लिया, NaCl ले लिया। तो NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके आयनाइजेशन से Na पॉजिटिव और आपको क्या मिल गया, Cl नेगेटिव आयन आपको मिल गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपने क्या नाम देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन क्या है 4 है। तो मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 और 3 को प्लस कर देता हूं और उसमें से माइनस कर देता हूं इक्वेशन 4 को, अगर मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो आप देखिए इक्वेशन 2 और 3 को प्लस करें और उसमें से इक्वेशन 4 को अपने क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को तो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और 4 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, अपने पास थी कि लैम्डा इन्फिनिटी HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एसिटेट सोडियम एसिटेट, और इसमें से माइनस कर रहे हैं लैम्डा इन्फिनिटी NaCl को अपने माइनस कर रहे हैं। तो अपने यहाँ पे कह सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ठीक है।
तो अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर देखें तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये आपको चाहिए था। तो हमने कहा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर इन दोनों की वैल्यू आ जाए और इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एसिटिक एसिड की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है, HCl की वैल्यू को सोडियम एसिटेट की वैल्यू में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, और NaCl को इसमें से क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो हमारे पास यहाँ पर जो एसिटिक एसिड जैसे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उन वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इन क्वेश्चन को अपने क्या किया जा सकता है, इजीली क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में अगर आपको देता है और वो कहता है कि एसिडिक एसिड की जो इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इसके लिए आपको ये डाटा उसने दे रखा है, तो इस डाटा के बेस पर अपने क्या किया जा सकता है, जो एसिडिक एसिड है उस एसिडिक एसिड की इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, आपने बताया था कि HCl और सोडियम एसिटेट की वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास HCl की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 426 पॉइंट कितनी है 1, इसमें ऐड कर देंगे अपने 91.0 क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और इसमें NaCl की वैल्यू को क्या कर देंगे, 126.4 को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाए। तो हमारे पास एसिटिक एसिड की इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर जो इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि जैसे वाटर है तो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर के लिए अगर अपने वैल्यू को फाइंड करना है तो वाटर को कैसे फाइंड करेंगे, तो वाटर को फाइंड करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से ले लेंगे, NaOH ले लेंगे और HCl ले लेंगे। तो NaOH और HCl की वैल्यू को ऐड करके और उसमें से NaCl की वैल्यू को अगर क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो अपने पास H2 जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट carried by an ion on an electrolyte. Transport number may be also defined as the ratio of the current carried by an ion the total current carried. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाता है कि अपने पास जो करंट है वो पर्टिकुलर किसी एक आयन के द्वारा जो कितना करंट को कैरी कर रहा है और टोटल करंट कितना है, उन दोनों का जो रेशो है उस रेशो को अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। तो ये कैटायन के लिए आ गया और ये ट्रांसपोर्ट नंबर किसके लिए आ गया, हमारे पास एनायन के लिए आ गया। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कहें द इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिटी डाइल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द आयंस। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट नंबर है उस ट्रांसपोर्ट नंबर को अपने कुछ इस तरह से क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास ट्रांसपोर्ट नंबर की क्या आ गई, अपने पास वैल्यू आ गई। किस तरह से अपने ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि जो इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर जो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया था, लैम्डा C डिवाइड बाय अपने कह सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी। इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाता है, आयनाइजेशन की वैल्यू को अपने क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर अपने क्या किया जा सकता है, आयनाइजेशन की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला अपने पास जो लैम्डा C है वो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर अपने को मोलर कंडक्टिविटी दी गई है और लैम्डा इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। तो इन दोनों का रेशियो जो आता है वो रेशियो क्या आ जाता है, हमारे पास जो डिसोसिएशन की जो वैल्यू हमारे पास
आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी डिसोसिएशन की वैल्यू, किस तरह से हम इसकी डिसोसिएशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब अगर अपने डिसोसिएशन या जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है अगर उसको निकालना चाहें तो डिसोसिएशन या जो आयनाइजेशन कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, के जो आ जाता है। और के को अपने क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, के क्या हो जाता है हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो इससे अपने क्या किया जा सकता है, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये तो अपने इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था उसके अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मूला अपने पास किस तरह से आता है। ठीक है, तो इसके साथ अपने कोलराउश लॉ कंप्लीट हो गया और कोलराउश लॉ की जो एप्लीकेशन थी उन एप्लीकेशन को भी अपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। तो इसके साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था इस चैप्टर का जो एक पार्ट जो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो पार्ट है वो अपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अभी अपने जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात की थी तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।